चलिए डॉपलर इफेक्ट पर और क्वेश्चन करते हैं, जिसमें हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें दिया हुआ है कि इस डायग्राम में प्रेक्षक द्वारा सुनी गई ध्वनि की आवृत्ति दिए गए चित्र में ज्ञात करो। हमारे पास एक कोई कार है जो कि 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। यहां से ये दूरी 30 है, प्रेक्षक की दूरी 40 है ना, सॉरी प्रेक्षक की दूरी यहां से यहां तक ये दूरी है, ये 30 है, ये 40 दे रखी, तो ये 50 हो जाएगी। ठीक, खैर इसकी फ्रीक्वेंसी 640 हर्ट्ज दे रखी है और ध्वनि का वेग 340 मीटर पर सेकंड दे दिया। तो ये रेस्ट पर है प्रेक्षक। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जो हमारे फॉर्मूले हमने पढ़े उन सब फॉर्मूले में क्या कंडीशन है कि उन सब फॉर्मूले में वेलोसिटी जो होनी चाहिए वो सब एक ही लाइन में होनी चाहिए। यानी कि अगर यहाँ पर अगर ये इधर जा रहा है, प्रेक्षक यहाँ है, तो इसकी जो वेग है vs वो इधर होना चाहिए, यानी कि इसका अवयव लेना पड़ेगा। तो मान लीजिएगा कि यहाँ पर थीटा है, मान लो ये थीटा है, तो क्या थीटा को निकाल सकते हैं? यस, tan थीटा बराबर लंबटे आधार परपेंडिकुलर अपॉन बेस 40/30। तो क्या थीटा बराबर आप tan थीटा बराबर लिख सकते हैं 4/3। और क्या 4/3 की वैल्यू आपको याद है? यस, 4/3 तो tan 53 होता है और थीटा बराबर हो गया 53 डिग्री। थीटा बराबर हो गया 53 डिग्री। सोर्स की स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर है, तो 120 इंटू 5/18 कर दो, मीटर पर सेकंड में आ जाएगी, है ना। 5/18 कर देंगे तो 120 किलोमीटर पर आवर है, तो भाई क्या करो 6 दूनी 12 और 6 × 18, क्या ये 100/3 मीटर पर सेकंड हो गई है? यस, 100/3 मीटर पर सेकंड से इधर चल रहा, लेकिन हमें सोर्स की स्पीड इधर चाहिए, इधर vs। इस तरफ क्या आएगा? vs cos थीटा। क्या vs cos थीटा का मतलब 100/3 cos 53 cos 53, और ये कितना आ जाएगा बेटे? ये आ जाएगा 100/3 इंटू 3/5, तो 5 से घटा 5 से आएगा 5 दूनी 10, 20 मीटर पर सेकंड। यानी कि जब मैं इसके साथ इस लाइन पे लूंगा तो इस लाइन पे ही मुझे ये चाल लेनी पड़ेगी 20, और ध्वनि का अवयव मत ले लेना, क्योंकि ध्वनि तो इधर भी है, 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 हर तरफ घूम है चारों तरफ। तो ध्वनि का वेग तो आप इधर भी ले सकते हो, उधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी ले सकते हो। ध्वनि का वेग तो हर तरफ है, इसलिए उसके अवयव की कोशिश मत करना, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास अगर मुझे सॉल्यूशन में f निकालना है इसका f ऑफ ऑब्जर्वर, प्रेक्षक का f निकालना है, तो v f। ध्यान दें, क्या ऑब्जर्वर रेस्ट पर है? तो ऑब्जर्वर तो ऊपर आता था, हमेशा याद रखेंगे, तो 0 हो गया। तो क्या आप देखें, सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है और ध्वनि भी इधर जा रही है, उसके कानों में तो इधर जाएगी ना, इसका मतलब दोनों एक ही दिशा में है, तो क्या माइनस आएगा, vs आएगा। यस, तो रख दो वैल्यूज। v कितना है भाई? 340। ध्वनि का अवयव नहीं लेते, क्यों? क्योंकि ध्वनि चारों तरफ फैल रही है। 340 माइनस कितना 20 इंटू क्या 640, तो कितना आया 340, और 340 माइनस 20 320 इंटू 640। ये देखो ध्यान से, 32 दूनी 64 और 340 गुना 2 कितना 680 हर्ट्ज। तो उसको सुनाई देगी 680, भेजी कितनी 640। तो इसमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि सभी वेग इस फॉर्मूले में, सभी वेग एक ही लाइन में होने चाहिए। किसकी लाइन में? प्रेक्षक और स्रोत की लाइन में, उसी की लाइन में होना चाहिए, इधर वो चल रहे हैं ना, जिधर उनकी लाइन ऑफ ज्वाइनिंग होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डॉपलर इफेक्ट पर। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए, ध्यान से सुनेंगे इस बात को, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए, आप ऐसा समझ लो कि आपके कोर्स में उसी वैरायटी के क्वेश्चन 99% आने के पूरे चांस हैं।
लेकिन थोड़ा सा कुछ अगर इसको थोड़ा सा लेवल और थोड़ा सा देखें तो अगर थोड़ा कॉमन सेंस लगाएं कि भाई बहुत दूर एक सोर्स है, उससे ध्वनि सुनाई दी मेरे को, ध्वनि को आने में कुछ समय भी तो लगेगा, जब तक ध्वनि को आने में समय लगेगा वो जो सोर्स होगा वो थोड़ा आगे निकल जाएगा, है ना। तो हमें लगेगा कि शायद ध्वनि वहां से नहीं बल्कि वहां से आ रही होगी जहां पर सोर्स पहुंच चुका होगा, लेकिन रियलिटी में तो जहां से उसने ध्वनि छोड़ी थी वहां से आई हमें हमारे पास। तो ऐसे सवालों में समय की कैलकुलेशन की जा सकती है, समय की बात पूछ सकता है कि कितने समय में पहले वो उसने ध्वनि छोड़ी थी। तो जब तक बोला ना जाए तो तब तक टाइम गैप, समय का जो विलंब है, समय का जो डिले है, उसको हमें कंसिडर नहीं करा। अगर समय की बात की क्वेश्चन में उसने बोला कि समय भी निकालो तो समय की बात करेंगे। ध्यान दें, अगर मैं बात करूं दूरियों की, तो अगर दूरी बहुत कम होती है ना, मान लो 50, 10, 20, 30 मीटर दूरी पर रहते हैं, तब तो हम इस समय की बात करते हैं क्योंकि समय बहुत कम लगता है ध्वनि को चलने में, क्योंकि ध्वनि की चाल 330 मीटर पर सेकंड है। लेकिन अगर बहुत दूर हो, है ना, 100, 200 मीटर हो, 500 मीटर हो, 1000 मीटर हो, उस समय ये समय फिर कम नहीं होता, फिर इस समय के विलंब की कैलकुलेशन भी की जा सकती है। तो इस तरह के सवाल थोड़े से टफ होते हैं, आने की प्रोबेबिलिटी कम रहती है, बट केस आपको समझ में आना चाहिए। अगर आ जाए तो कैसे सोचना है, इस तरह के सवालों को क्या करना होता है ना। चलिए, हमें इस तरह का एक सवाल आपके सामने है कि प्रेक्षक द्वारा सुनी गई ध्वनि की आवृत्ति दिए गए चित्र में ज्ञात करो जब कार बिंदु सी पर है। जब ये यहां से यहां पहुंच गई ना, तब यहां पर देखा इसने इसको, तब उसको जो ध्वनि सुनाई दी उसकी आवृत्ति पूछी, लेकिन जो ध्वनि इसने यहां छोड़ी होगी क्या वो सुनाई देगी, या जब पहले ही छोड़ चुका होगा, ध्वनि तब तक यहां पहुंची होगी, तब तक ये कार यहां पहुंची होगी, इसने देखा इसको और ध्वनि तो यहां से चली होगी इसके पास। ठीक, तो इसने बोला कि जब बिंदु सी पर है तो कितनी देर बाद तथा सी से कितनी दूरी पहले, ध्वनि सुनाई देगी, सी से कितनी दूरी पहले ही वो ध्वनि को छोड़ चुका होगा, है ना। मान लो कि ये दूरी x है, ये दूरी x है। अब ध्यान दे, मैंने क्या बताया कि जैसे ही इसने ध्वनि को छोड़ा, ध्वनि इसकी तरफ चली 300 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, मैंने 300 ले लिया, ठीक, लेकिन खुद ये भी चल रही है, मान लो 100 मीटर पर सेकंड ले लिया, हालांकि बहुत ज्यादा है 100 मीटर पर सेकंड, लेकिन मान लिया कि 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इधर चल रही। तो जब ये यहां पहुंची तब इसने इसको देखा और तब तक ये ध्वनि यहां पहुंच चुकी, यानी कि इस गाड़ी के यहां जाने का समय और ध्वनि के यहां पहुंचने का समय समान हुआ। लेकिन जो ध्वनि इस तक पहुंची, क्या वो ध्वनि वो वाली है जो उसने यहां छोड़ी थी या यहां छोड़ी थी? यहां वाली। जो वो यहां छोड़ेगा वो तो उसको काफी देर बाद सुनाई देगी, ध्वनि यहां से चल के यहां पहुंचेगी, तब तक ये आगे निकल जाएगी। तो यहां वाली ध्वनि तो उसको आगे चलने पर बाद सुनाई देगी। तो यहां वाली ध्वनि नहीं सुन रही कौन सी? जब उसने इससे पहले ही छोड़ दी होगी ध्वनि। तो जो ध्वनि यहां से छोड़ दी गई होगी उसको यहां तक जाने में समय लगा t, उतने ही समय में ये यहां पहुंचा, तो तब इसने इसको देखा। ठीक, जब इसने इसको देखा है तो मान लो लगा समय t है, अगर समय t लगा इसने यहां तक, तो इसमें ये वाली दूरी को भी चलने में, ये वाली ध्वनि इधर, ध्वनि का वेग कितना है 300, तो इसमें भी कितना लगा समय t, इसमें भी कितना लगा समय t। जब तो उसको जब इसे ध्वनि छोड़ दी तो जब ये यहां पहुंचेगा, इसने इसको देखा, इसको सुनाई दी ये ध्वनि, तो समय t लग गया, है ना। तो अब सोचो समय दूरी बराबर चाल गुना समय, तो क्या इसने कितनी दूरी पहले छोड़ दी होगी? 100 इंटू टी, इतने समय पहले छोड़ दी होगी। हालांकि समय की बात जब तक बोली ना जाए तब तक आपको कंसीडर नहीं करनी सवालों में। मैंने पिछले किसी भी क्वेश्चन में समय की बात ही नहीं की, नहीं वो करेगा, पूछेगा भी नहीं, बहुत ही कम चांस है। लेकिन अगर बोल दे तो कंसेप्ट कैसे सोचते हैं वो सीखना है, ठीक है। तो इतनी दूरी पहले से जो ध्वनि छोड़ी थी, उस ध्वनि को जब यहाँ कार पहुंच गई, जब कार यहाँ पहुंच गई तो इसने इसको देखा, उस समय ध्वनि इसके पास पहुंच चुकी है, ध्वनि इसके पास पहुंची 300 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो समय लगा t, है ना। तो अगर मैं बहुत ध्यान से देखूं ये दूरी कितनी आएगी, क्या इस दूरी को लिख सकते हैं x² प्लस 200√2 का होल स्क्वायर, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। तो मैं ये कहूंगा कि समय बराबर दूरी, दूरी कितनी है बेटे x², x कितना है 100t का स्क्वायर प्लस 200√2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट अपॉन 300। इसको इधर ले आओ, दोनों तरफ का स्क्वायर कर लो, तो 9
और 2 जीरो 90,000 हो जाएगा टी स्क्वायर, इसका जाएगा 10,000 टी स्क्वायर, यह आएगा 4 और दूनी 8, तो यह आ जाएगा 8,000। थैंक यू सो मच प्यारे स्टूडेंट्स, हमें इतना प्यार देने के लिए। डेली हजारों स्टूडेंट्स हमारे वीडियो लेक्चर देख करके लाभान्वित हो रहे हैं। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके हमारे लिंक को क्लिक करें, अपना एनरोलमेंट सुनिश्चित करें। जो स्टूडेंट्स डाउट सॉल्विंग और स्टडी मटेरियल के लिए भी इच्छुक हैं वो हमारे प्रीमियम कोर्स के लिए अप्लाई करके ज्वाइन कर सकते हैं। ये आ जाएगा ये 80,000, ठीक है, 80,000 आ गया। इसमें से घटाएंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 80,000 बचेगा और यहाँ पे भी 80,000, तो t बराबर आ गया 1 सेकेंड, इससे कटेगा टी स्क्वायर बराबर 1, तो t बराबर 1 सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड लगेगा। हालांकि मैंने ध्यान दो, मैंने कार की चाल बहुत ज्यादा दे रखी, लगभग 360 के आसपास बैठ के चाल बहुत ही है, इससे कम ही रहती है हमारी चाल 30, 20, 50 मीटर पर सेकंड। तो 1 सेकंड में कार जब यहां पहुंचेगी, तो इसने इसको देखा, तो जब ये कार यहां है तब इसके पास धवनी यहां पहुंच गई। वो कितनी चाल से गई, 300 की चाल से गई, है ना। तो इसको जो आवृत्ति सुनाई देगी वो तो इस समय सुनाई दे चुकी होगी, ठीक है। अच्छा, और आवृत्ति कौन सी सुनी होगी वो आप निकाल सकते हैं, आवृत्ति कौन सी सुनी होगी। अच्छा, ये भी देखो, ध्यान दे कि एंगल क्या है, थीटा है, इस एंगल को क्या ले लेंगे, थीटा। तो ये थीटा बराबर क्या बन जाएगा, इस वेलोसिटी का कंपोनेंट लेंगे इधर, वीएस क्या बनेगा 100 cos थीटा। तो cos थीटा कितना, cos थीटा कितना है भाई, आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 100t, कर्ण कितना है 100t का स्क्वायर प्लस 200 रूट 2 का स्क्वायर। तो cos थीटा बराबर आ गया, ये t की वैल्यू 1 है, तो 100 बाई 100 का स्क्वायर और 8 यानी कि 9,000, अंडर रूट आ जाएगा 90,000, है ना। इसकी वैल्यू तो 1 रख दी, इसको भी 1, तो 100 का आएगा 10,000 और ये कितना आएगा 200 का 40 दूनी 80,000, 80 9 90,000 cos थीटा ये आया, है ना। और cos थीटा अगर ये आ गया तो 2 और 2 कितना जाएगा 90,000 का मतलब 300, तो cos थीटा की वैल्यू आ गई 1/3। cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 90,000 का अंडर रूट लेंगे तो कितना आएगा 3,000 आएगा, 90,000 का अंडर रूट 3,000 आ जाएगा, और 300 आएगा, 300 100/300 क्या आएगा 1/3। तो इसके बाद हमारे पास फ्रीक्वेंसी, मान लो उसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है 800 हर्ट्ज, ये हमने मान ली कि दी हुई है, ठीक। तो FO क्या हो जाएगा, F हो जाएगा V/V और FS सोर्स की फ्रीक्वेंसी। अच्छा, यहाँ पे क्या आएगा, प्रेक्षक की क्या है 0 है, यस। सोर्स की क्या लेंगे, इस तरफ अवयव, इस तरफ अवयव 100 cos थीटा 100/3, तो VS ही लेंगे, और VB इसी तरफ, धवनी का वेग भी किस तरफ ही और स्रोत का भी इस तरफ, तो दोनों घट जाएंगे, तो V माइनस VS। तो रियलिटी में अगर देखा जाए तो मैं यहां पर इसको तो लिखूंगा 300, इसको भी क्या लिखूंगा 300, इसको क्या लिखूंगा 100/3, ये तो लिखूंगा। अच्छा, अब ये क्या लिखूंगा, ये मैंने दे रखी 800 हर्ट्ज, ये कितनी भी दे सकता है, मान लो दी वाली एक्चुअल सुनाई कितनी देगी, ये देगी सुनाई, तो 300 × 3 × 800 डिवाइड बाय 3 × 9 - 100 800, ये उड़ जाएगा। तो सुनाई कितनी देगी 3 × 9 900 हर्ट्ज की आवृत्ति उसको सुनाई देगी, 900 हर्ट्ज की आवृत्ति उसको सुनाई देगी। क्लियर। तो इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि चलो आवृत्ति तो उसी तरह निकाली, लेकिन इसमें समय को भी हमने कंसिडर किया, तो थोड़ा सा टफ वैरायटी का क्वेश्चन हो गया। तो समय की बात जब तक नहीं करनी जब तक कि बोला ना जाए। देखो 1 ही सेकंड आया है ना, अगर मैंने समय की बात इतनी ज्यादा दूरियां ले ली, 200 रूट 2 मीटर 300 मीटर कुछ भी, तो ये दूरी कितने जाएगी, x बराबर 100 × t, दैट इज 100 × 1। तो 100 मीटर दूरी पहले ही जो उसने ध्वनि छोड़ी होगी वो उसके पास पहुंचेगी 1 सेकंड में, t बराबर 1 सेकंड में, और सुनाई देगी FO बराबर 900 हर्ट्ज। तो ये आंसर हो गया।
ये आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन में ये थोड़ा सा आसान है, उसी तरीके का फॉर्मेट का क्वेश्चन है। अगर समय की बात भी की जाए तो यहां पर भी हम समय की बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आसान क्वेश्चन है। क्या सवाल दिया कि प्रेक्षक द्वारा सुनी गई ध्वनि की आवृत्ति 200 हर्ट्ज है। ये 200 है तो उसको 200 सुनाई दे रही, ये 200 है तो उसको 200 ही सुनाई दे रही है। तो C से कितनी दूरी पर कार होगी? सोचो यहां से चल रहा है तो यहां से 200 तो नहीं सुनाई देगी, चाहे कहीं पर भी होगा इधर 200 तो नहीं सुनाई देगी। 200 कहां सुनाई देगी? 200 उसको कहां सुनाई देगी, ये अपना आप में एक सवाल है। ध्यान दें कि जब कार यहां पर होगी ना, यहां पर, तो इसकी ध्वनि की तो इधर लेंगे, लेकिन इसका VS इस तरफ 0 माना जाएगा लंबवत दिशा में। अगर VS 0 होगा, ध्वनि की चलो चाल आपने इधर मान भी ली V, लेकिन VS इधर होगा, चल तो धर रहा उसका अवयव, भाई मान लो VS है इस तरफ है और VS cos 90 0, तो C पर ध्वनि की चाल कितनी सुनाई देगी? C पर 200 हर्ट्ज सुनाई देगी। जब C पर होगा, C पर 200 हर्ट्ज सुनाई देगी। कैसे? देखो कैसे, मान लो एट C पर है तो FO बराबर क्या लिखेंगे? V माइनस, ये तो ऑब्जर्वर तो 0 हो गया, V माइनस VS भी तो 0 ही लेंगे, तो F कितनी? 200 हर्ट्ज। भाई जब C पर होगा तो VS भी तो यही लेंगे ना, VS की वैल्यू भी तो 0 बनेगी ना यहाँ से, इसका कंपोनेंट तो ये वाला लेंगे। तो कहने का मतलब है जब ऐसे 90 डिग्री पर जो है ना, ऐसे 90 डिग्री हो तो उसको वही आवृत्ति सुनाई देती है। तो यानी कि FO बराबर 200 हर्ट्ज ही होगा। इसको कितनी आवृत्ति सुनाई देगी? 200 हर्ट्ज। कहाँ सुनाई देगी? क्या इससे पहले सुनाई देगी, जब इससे पहले यहाँ हो या कहीं यहाँ हो? कभी ऐसे नहीं सुनाई देगी। जब बिल्कुल C पर होगा तभी इसको 200 हर्ट्ज सुनाई देगी। लेकिन 200 हर्ट्ज जो सुनाई देगी, क्या वो जिस समय यहाँ पे 200 हर्ट्ज छोड़ेगा वो तुरंत इस तक पहुंच जाएगी, या ये जब आगे निकल जाएगा उसके बाद इससे पहुंचेगी? डेफिनेटली जब इससे आगे निकल जाएगा उसके बाद इससे पहुंचेगी, क्योंकि हम टाइम को कंसिडर कर रहे हैं, टाइम गैप को। तो यही पूछा है कि कितनी C से कितनी दूरी पर कार होगी। तो C से ये मान लो इतनी दूरी पर कार पहुंच चुकी होगी, X है ना, C से इतनी दूरी पर कार पहुंच चुकी होगी, जिसकी इधर कार की स्पीड दे रखी 50 मीटर पर सेकंड। लेकिन जितने समय में ये इतने यहां तक पहुंचेगी, यहां पर भी 200 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी इस तक पहुंच चुकी होगी, लेकिन इस पर कितने समय में पहुंचेगी? यहाँ पे 300 मीटर पर सेकंड ले रखी, ध्वनि की चाल 300, तो 300 मीटर पर सेकंड से ध्वनि की चाल को लगने वाला समय, ये समय कितना होगा? समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी कितनी 600, चाल कितना 300, तो 2 सेकंड आ गया। तो समय बराबर 2 सेकंड, यानी कि ध्वनि को यहां तक पहुंचने में 2 सेकंड लग गए। लेकिन उन 2 सेकंड में यहां थोड़ी खड़ी रही कार तो चल रही 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो 2 सेकंड में कार वहां पहुंच चुकी होगी। कार होगी तो यहां, लेकिन जब उसने ध्वनि यहां छोड़ी थी वो सुनाई देगी इसको। क्लियर? ये थोड़ी सी हॉर्न बजा के तुरंत पहुंच गई, हॉर्न बजाया तो 2 सेकंड इसको यहां तक आने में लग गए और तब तक कार आगे पहुंच गई, तो समय तो लग गया 2 सेकंड। तो x कितना आ गया? तो x बराबर दूरी बराबर चाल गुना समय, तो v 50 इंटू टी, 50 इंटू टी का मतलब 50 इंटू 2, जितने समय में यहां तक आई उतने समय में आगे चल गया, तो x बराबर आ गया कितनी? 50 टी। क्लियर? तो ये थोड़ा सा आसान क्वेश्चन था, तो ये आ गया 100 मीटर आगे चल चुकी होगी। तो ये अच्छा सवाल है। इंपॉर्टेंट क्या है कि 200 हर्ट्ज ही इसकी फ्रीक्वेंसी है और 200 इसको सुननी है, तो ना तो इससे पहले सुन सकती ना इसके बाद सुन सकती। 200 तब सुनेगी जब इससे 90 डिग्री पर होगा, इससे, ठीक है। तो 90 डिग्री पर होगा, क्योंकि 90 डिग्री पर इसकी सोर्स की वेलोसिटी का अवयव कितना हो जाएगा? 0। और जब 0 हो जाता है तो सोचो ऊपर तो 0 है, नीचे भी 0, तो v बाई वी कट के तो कट गया, तो 200 हर्ट्ज आ जाएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि एक स्पीकर एक रिंग पर लगाया, ऐसे घूम रहा है ओमेगा से, ऐसे घूम रहा है ओमेगा से, इसकी रेडियस r है, इससे बहुत दूर एक प्रेक्षक खड़ा हुआ है जो कि रुका हुआ है ना। तो आपसे पूछा है कि जब ये घूम रहा है, जब ये घूम रहा है तो घूमते समय जब ये स्पीकर यहाँ है या फिर यहाँ है या फिर यहाँ है या फिर यहाँ A B C D पर है, तो उस समय इसको कौन कौन सी आवृत्तियां सुनाई देंगी, है ना। और इसमें यह दे दिया है बेटा इस सवाल में कि भाई आवर्तियों की गणना करनी जब ए बी सी डी पर है, प्रेक्षक स्रोत से बहुत दूर है, यानी कि जो उसकी यहाँ से यहाँ तक के बीच की जो दूरी है, मान लो ये L है, तो ये बहुत दूर है। इससे क्या फायदा होगा? पहली बात तो इसे इसका बेनिफिट देखने से क्या फायदा होगा। दूसरी बात, इसमें समय का विलंब नगण्य, यानी कि समय की कोई बात नहीं करनी, जब तक बोला ना जाए समय के बारे में कोई बात नहीं करनी,
है ना। अगर नहीं भी बोलते समय भी नगण्य है तो आपको नगण्य ही मान के चलना पड़ता, ठीक है। खैर अभी सोचो, ये इसका मतलब ये हुआ कि जब ये अनंत पर है, एक तरह से बहुत दूर है, तो ये और ये क्या दोनों को एक ही लाइन में मान सकते हैं? बहुत दूर होने का कारण समझिए, आपको एंगल देने की जरूरत नहीं है भाई। देखो अगर बहुत पास होते तो ये एंगल आपका गणना के लायक होता है, निकाल सकते थे, लेकिन बहुत दूर है तो सोचो कई एंगल आपका इसकी लाइन में आ जाएगी ये स्रोत। प्यारे बच्चों, हमें रोज कमेंट्स के माध्यम से ये रिक्वेस्ट आ रही है कि सर हमें इस टॉपिक के वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करें या इस टॉपिक के वीडियो को समझाएं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर जाकर के सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, ताकि जो भी वीडियो लेक्चर हमने डाले हुए हैं उसके नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमने ज़्यादातर वीडियो लेक्चर को ऑलरेडी अपने चैनल पर डाला हुआ है, तो जिस लेक्चर की आप डिमांड कर रहे हैं वो लेक्चर आपको पॉसिबली वहां पर मिल जाएंगे। जब अनंत पर होते हैं तो आप उन दोनों को एक ही लाइन में मान सकते हैं, फिर एंगल की जरूरत नहीं है। मतलब आप कह सकते हो कि यहां पर इसकी जो वेग होगा क्या v इक्वल टू आर ओमेगा होगा, यहां पर इसका वेग होगा v इक्वल टू आर ओमेगा, और यहां पर इसका वेग होगा v इक्वल टू आर ओमेगा, और यहां पर इसका वेग होगा v इक्वल टू आर ओमेगा। ये हमें सर्कुलर मोशन से पता है। यहां पे तो 90 डिग्री पर है, ये यहां पर तो 90 डिग्री पर है, लेकिन आप इसकी वजह से इसके बीच में आप इसको ऐसे नहीं मान सकते। मानना आपको a के लिए भी इसको इसी की लाइन में मानना है क्योंकि अनंत पर है। जब b पर है तब तो एक लाइन में आ ही गया, c पर है तब भी इसको इसी की लाइन में मानना है। ऐसा नहीं मानना कि ऐसा तिरछा नहीं मानना, बिल्कुल एक लाइन में मान लेंगे। मान लो कि ये भी इसी लाइन में ही है, मान ले कि ये भी इसी लाइन में, कि छोटा सा है ये। मतलब आप ऐसा समझ लो कि ऐसे एक रिंग है और यहाँ स्रोत है, तो ये घूम रहा, तो इसके लिए सब एक ही लाइन हुई ना। जब बहुत दूर है, जब ये बहुत दूर है तो उसके लिए तो एक छोटा सा रिंग है कि बिंदु पर चारों तरफ दिख रहे, तो अनंत लाइन पर होने के कारण वेग के अब आपको अवयव लेने की जरूरत नहीं है। जब बहुत दूर दे दिया, मैं बार बार इसको समझाने की कोशिश ही लग रहा हूं कि आपको ऐसा लगेगा कि यार इसका अवयव तो इधर लेना पड़ेगा, स्रोत का। स्रोत ये है, स्रोत का वेग ही है, तो ये स्रोत है, स्रोत का वेग है। और ध्वनि की चाल, ध्वनि की चाल, ये स्रोत का वेग है vs, ध्वनि की चाल ले लो, मान लीजिएगा v है, ध्वनि की चाल v है जिससे ध्वनि निकल रही। तो जब ये a पर है तब निकालना है, b पर है तब निकालना है, c पर है तब निकालना है, और d पर है तब निकालना है। अगर मैं a की बात करूं, ठीक, तो fa जब ये a पर होगा तो a पे क्या ध्वनि सुनाई देगी? मान लो इसकी आवृत्ति है शुरू में f, ठीक, fs, f स्रोत की आवृत्ति fs लिख ली। ध्यान दें a पर आवृत्ति क्या लिखेंगे? पहले v, स्रोत तो रुका हुआ है, सॉरी प्रेक्षक तो रुका हुआ है। ये इसी तरफ कौन है? इसी तरफ कौन है? ध्वनि का वेग। इसी तरफ कौन है? स्रोत का वेग। के दोनों एक ही तरफ है तो क्या घट जाएगा? यस, यानी कि माइनस आर ओमेगा। ये वी एस हुआ इंटू एफ, तो क्या आएगा? वी एफ अपॉन वी माइनस आर ओमेगा। अगर बहुत ध्यान से देखो तो ये ध्वनि का वेग नीचे घट रहा है, तो ये वहां से जो आवृत्ति सुनाई देगी कम सुनाई देगी। अगर मैं बात करता हूं बी की, जब ये बी पर जाएगा तो स्रोत की आवृत्ति है वीएस, वीएस इधर है, तो वीएस अगर इधर हुआ तो वीएस का इस तरफ कंपोनेंट क्या हुआ? शून्य। इधर थोड़ी भाग रहा है, इधर भाग रहा है। 90 डिग्री पर तो ये होगा ना, 90 डिग्री पर हो गया। किसी भी वेग का उसके 90 डिग्री पर अवयव शून्य होता है। अगर अवयव शून्य होता है ना, तो फिर जो इसकी आवृत्ति है, जब स्रोत यहां पहुंच चुका होगा, ये घूमते हुए जब यहां पहुंचा तो इसको जो आवृत्ति है वही पहुंचेगी तब जब ये शून्य हो गया। देखो कैसे, एफ बी वी वी, ये भी शून्य है, ये भी शून्य है, इंटू एफ एस, या एफ लिख लो या एफ एस लिख लो, एफ एस। तो ये आंसर आ गया एफ एस के बराबर। यानी कि स्रोत की पूरी आवृत्ति सुनाई देती है जब स्रोत और ऑब्जर्वर की वेग में 90 डिग्री का अंतर हो, ये रुक रहा है 90 डिग्री पर जा रहा हो, तो तब तो उसका इस तरफ अवयव 90 डिग्री पर शून्य हो जाएगा, क्योंकि इधर तो वेग शून्य होगा, एक्चुअल तो स्रोत का वेग इधर है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि इधर इसका तो 90 डिग्री पे या किसी भी एंगल पर लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत दूर दे दीजिए, बहुत दूर देंगे तो एक ही लाइन मान लेंगे भाई, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसकी बात करें, क्या ये वेग और ये वाला भी एक ही लाइन में मान सकते हैं? क्योंकि अनंत पर है, बहुत दूर है। लेकिन इस बार क्या होगा? ये दूर जा रहा, ये दूर जा रहा, तो एफ सी पर जब देखेंगे तो वी और बेटे एफ एस, तो प्लस आर ओमेगा। स्रोत का वेग तो इधर जा रहा ना, दूर जा रहा, और ध्वनि का वेग इधर ही रहेगा, ध्वनि का वेग तो इधर ही रहेगा, ये ध्वनि तो इधर ही रहेगी भाई, ध्वनि तो
प्रेक्षक की तरफ रखेंगे हमेशा, चूंकि चारों तरफ फैल रही हो। तो जब चारों तरफ फैल रही तो वही लेंगे जो प्रेक्षक की तरफ है, तो ध्वनि तो उधर ही है, लेकिन ये तो उसके उल्टा हो गया। यस, FC आ गया। अगर मैं बात करता हूँ FD की, FD, तो FD क्या होगा, फिर से 90 डिग्री आ गया। तो इस तरफ VS कितना आ जाएगा, VS इधर है, लेकिन इस तरफ क्या आएगा, VS 0, तो क्या आएगा V-0 और V-0 इंटू FS, तो फिर से FS आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो आवृत्ति थी सबसे ज्यादा कौन सी हुई, सबसे ज्यादा आवृत्ति आ गई कौन सी, ये वाली। तो सबसे ज्यादा तो ये वाली आ गई, मैक्सिमम तो इसकी आवृत्ति तो बढ़ गई ना, FA इज ग्रेटर देन FS। तो एक्चुअल में अगर बोले कि अधिकतम आवृत्ति कहाँ मिलेगी, अधिकतम आवृत्ति FA मैक्स है। और न्यूनतम आवृत्ति कहाँ मिलेगी, न्यूनतम आवृत्ति देखो ध्यान से, ये FC भी कम है, तो FC मिनिमम आ गई, और उनके बीच में एक्चुअल आवृत्ति है इसकी ये वाली F। तो यहाँ पे तो FS मिलेगी, यहाँ से मिलेगी मैक्सिमम आवृत्ति इसको, और यहाँ से मिलेगी मिनिमम आवृत्ति, इधर से मिलेगी मिनिमम आवृत्ति, ठीक है। यहाँ से भी FS ही मिलेगी। तो कभी कभी मैक्सिमम और मिनिमम आवृत्ति भी सवाल में पूछ सकता है, अच्छा सवाल है। इस तरह के सवालों को करने के लिए आपको पहले दे देगा कि दूरी बहुत ज्यादा है और समय की बात तब तक करनी नहीं। मैंने इससे पहले वाले सवाल में कहा टाइम लैग कि समय की गणना करो, लेकिन समय की गणना करने के चांसेस लगभग बहुत ही कम है। ऐसा समझ लो कि आपके लेवल पर अभी आने के चांस है ही नहीं, ठीक है। तो अगर समय की गणना भी नहीं की और हमने जो है बहुत दूर माना हुआ है, तो हमें सब ये भी और ये भी एक ही लाइन में मानना, ये और ये भी एक ही लाइन में है, ये और ये भी एक लाइन में मानना, ये और ये भी एक लाइन में मानना, बिल्कुल एक लाइन में। एक लाइन में मानने से क्या होगा, किसी एंगल पर नहीं देखेंगे, ऐसे नहीं देखेंगे किसी एंगल पर है, अवयव लेने की भी जरूरत नहीं होगी, क्योंकि अभी अपना एक लाइन में मान लेंगे। ओके, ठीक है। अच्छा, अब इसमें इंपॉर्टेंट है कि भाई अधिकतम ध्वनि आप इससे पता लग जाएगा, यहाँ अधिकतम, यहाँ न्यूनतम, यहाँ सिंपल वही जो पहले थी, यहाँ भी वही। यानी कि जब स्रोत की वेग 90 डिग्री पर हो लाइन ज्वाइनिंग के, तो हमेशा वही आवृत्ति मिलती है जितनी वो जनरेट कर रहा होता है। जैसे इससे पहले सवाल में हमने किया था कि भाई 200 हर्ट्ज की आवृत्ति C पर मिल रही थी वहां, तो 200 हर्ट्ज की आवृत्ति C पर इसलिए मिलती क्योंकि 200 हर्ट्ज पर गाड़ी का वेग और प्रेक्षक के बीच में 90 डिग्री का एंगल आ चुका था, है ना। तो इस तरीके से हमें इस आवृत्ति को निकाल सकते हैं। ओके, चलिए डॉपलर इफेक्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जिसमें हमें ये दिया कि कोई स्पीकर घूम रहा है, मान लीजिएगा ये कोई स्पीकर है जो कि घूम रहा है ओमेगा से, है ना। अब आपसे पूछा है कि ये जो दूरी L है, इस दूरी पर अगर ये कोई प्रेक्षक खड़ा हुआ है, रेस्ट पर है, रुका हुआ है ना, और L की वैल्यू इस बार बहुत ज्यादा नहीं है, अनंत पर नहीं है, क्योंकि अगर अनंत पर होती तब तो सोर्स और ये दोनों एक ही लाइन में मान लेते, लेकिन ये पास में है तो अब तो एक लाइन में नहीं मान सकते। अब एक लाइन में नहीं मान सकते तो आपको जब वो एक लाइन में होंगे तभी आपको फॉर्मूला लगाना है या फिर कंपोनेंट लेना पड़ता था। तो यहाँ पे क्या होगा, ये पूछा मैक्सिमम और मिनिमम फ्रीक्वेंसी ज्ञात करनी है, तथा जब प्रेक्षक सुनेगा उस फ्रीक्वेंसी को तो उस समय वो कितना कोण घूम चुका होगा, यानी कि टाइम लैग भी करना है, जो टाइम का गैप आएगा वो भी हमें कंसिडर करके चलना है। ओके, अच्छा इसमें देखो, जैसे मान लीजिएगा ये स्रोत है और यहाँ पर ये स्रोत है और ये ऑब्जर्वर है। जब आपके पास VS और V ऐसे होंगे, ये रुका हुआ होगा, तब आप इसकी एक लाइन में मानते हो। तो यहाँ पर तो ये एक लाइन में नहीं मान सकते, अब इसको ये इसकी स्पीड यहाँ पर इस तरफ है, लेकिन जब ये कहीं यहाँ पर होगा टेंजेंशियल, इसकी स्पर्श रेखा के अलोंग, जब ये इसकी स्पर्श रेखा की दिशा में होगा, उस समय VS की दिशा, V की दिशा तो हमेशा मानेंगे, इसमें ध्वनि की वेग की दिशा तो हमेशा ही प्रेक्षक की तरफ मानेंगे, लेकिन VS स्रोत की दिशा अब बिल्कुल प्रेक्षक की तरफ हो जाएगी। तो जिस समय प्रेक्षक और स्रोत एक लाइन में होंगे वो स्पर्श रेखा वाला बिंदु होगा, और यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी मिलेगी अधिकतम मिलेगी। वैसे ही जब ये जाता हुआ उसकी स्पर्श रेखा के अलोंग होगा तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी यहाँ सुनाई देगी। ठीक है, तो मैक्सिमम के लिए देख लेते हैं, वैसे ही मिनिमम के लिए लिख लेंगे। लेकिन ध्यान दें कि इस बार दूरी हमारे पास कैसी है, बहुत ज्यादा दूर नहीं है, इसलिए वो एक लाइन में नहीं मान सकते। लेकिन ये भी है कि जब ये यहां से चलेगा, जो उसने फ्रीक्वेंसी यहां पर छोड़ी होगी, तो उसको जाने में कुछ समय लगेगा, ध्वनि की स्पीड से चलेगी वो, लेकिन उतने ही समय में ये घूम जाएगा आगे। मान लो वो समय t है, मान लिया वो समय t है, तो t समय में Vs की स्पीड से ये तो इतनी दूरी घूम जाएगा, दूरी बराबर 4 गुना समय Vs इंटू टी,
इतना घूम चुका, रेडियस आर है, और इतने ही समय में यहां से ये फ्रीक्वेंसी यहां तक पहुंची जो मैक्सिमम थी। जिस समय इसको यहां सुनाई दी उस समय सोर्स यहां पहुंच चुका है, जिस छोड़ी यहां पर थी, लेकिन जब ये यहां पहुंची तो सोर्स को यहां पर सुनाई दी, है ना। अच्छा, अब हमसे पूछा है कि ये फ्रीक्वेंसी कितनी होगी मैक्सिमम मिनिमम, वो तो आसानी से निकाल देंगे क्योंकि यहाँ पर वी एस की वैल्यू आर ओमेगा लिख लेंगे, यहाँ पे भी वी एस की वैल्यू आर ओमेगा लिख लेंगे, तो वो तो निकल जाएगी। लेकिन आपसे एंगल पूछा कि उसमें कितना कोण घूम चुका होगा। तो देखो सीधी सी बात है, अगर आपको हमारे वीडियो लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। इससे आपके साथी, आपके जो ज़रूरतमंद दोस्त और विद्यार्थी हैं उन तक भी ये वीडियो लेक्चर पहुंच जाएंगे ताकि वो भी इससे लाभान्वित हो सकें। और अभी मैं यही कहना चाहूँगा कि आपका इतना प्यार और इतना स्नेह देखकर हमारी मोशन की पूरी टीम बहुत मोटिवेटेड है, और आपके इस प्यार के कारण, इस मोटिवेशन से ही हम और अच्छे से अच्छे कंटेंट आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। आपको क्या करना है, एफ मैक्स निकालना है। चलिए एफ मैक्स बराबर, तो एफ मैक्स बराबर वी वी, दिस इज 0। अब यहाँ पर वी भी इस तरफ, वी एस भी इस तरफ, दोनों एक ही तरफ जा रहे, है ना। तो इसका मतलब v माइनस वी एस इंटू एफ। तो v इंटू एफ अपॉन v माइनस आर ओमेगा, और दिस फ्रीक्वेंसी इज एफ मैक्स इज ग्रेटर देन एफ। ज्यादा सुनाई देगी तो दिख ही रहा क्योंकि नीचे की वैल्यू कम हो गई है, ज्यादा आएगी, है ना। ऐसे एफ मिनिमम लिखेंगे अगर, v इंटू एफ अपॉन v। जब ये यहां पर आ रहा होगा तो vs इधर होगा, vs इधर, और ध्वनि का वेग उधर होगा। ध्वनि का वेग तो हमेशा प्रेक्षक की तरफ ही रखना, लेकिन स्रोत इधर जा रहा होगा, तो एक दूसरे के विपरीत है, तो प्लस vs दैट इज vf अपॉन v प्लस आर ओमेगा। ज्यादा से डिवाइड हो गया तो ये कम होगी, यानी कि हम कह सकते हैं f मिनिमम है और लेस देन एफ भी है, ठीक। और इससे कम, इसके बाद ये और कम हो जाएगी, है ना। मिनिमम है, इसके बाद ये अलग होगी। तो कहने का मतलब ये होगा कि मैक्सिमम मिनिमम फ्रीक्वेंसी तो निकाल ली, लेकिन क्या ये फ्रीक्वेंसी इसको उसी समय सुनाई देगी जिस समय छोड़ी थी? नहीं। तो ध्यान दें, जितने समय में ये यहां से यहां आएगा उतने समय में दूरी चल जाएगा वी एस इंटू टी, और एंगल घूम जाएगा अल्फा, तो ये अल्फा ही बता देंगे। और स्पीड, ध्वनि की स्पीड से चल रही थी वो आवर्ती, जो जितनी भी चाल चल रही थी वो ऊर्जा या ध्वनि तरंग, तो टी समय में चली गई दूरी कितनी हो जाएगी? वी टी, चाल बराबर दूरी बराबर चाल गुना समय, वी इंटू टी, और पाइथागोरस से निकाल लो एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर के बराबर। तो मैं कह सकता हूं यहां से कि टी बराबर आ गया वी अपॉन अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यह जाएगा। अब इतने समय में अल्फा निकालना, अल्फा का है कोण, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, आर्क बटे रेडियस, आर्क बटे रेडियस, चाप कितनी है वी एस इंटू टी, रेडियस आर, तो वी एस मतलब आर ओमेगा अपॉन आर, टी कितना है, टी हो गया कितना वी अपॉन एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये कट जाएगा इससे, ठीक है। तो वी ओमेगा अपॉन अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इतना कोण ये घूम जाएगा, ठीक है। चलिए, इस क्वेश्चन में हमारे पास दो स्प्रिंग ब्लॉक दिए हुए हैं सिस्टम, जो कि एसएचएम भी करेंगे। एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, हम जानते हैं कि स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम एसएचएम करते हैं, सरलावर्त गति करते हैं। तो यहाँ पे एक स्रोत रखा ध्वनि का, जिसे सोर्स बोला एस ए पर, और बी पर एक डिटेक्टर बोला जो कि ध्वनि को डिटेक्ट करता है, उसको आइडेंटिफाई करता है, यानी कि एक तरह का ये क्या है, ऑब्जर्वर है, प्रेक्षक है ना। तो ये बोला गया कि जब ए और ये जो ध्वनि स्रोत है ये 300 हर्ट्ज की आवृत्ति को उत्पन्न करता है और ये इसको डिटेक्ट करता है। अगर ये रुके हुए हैं तो 300 की उत्पन्न करेगा, 300 के सुनेगा, क्लियर। लेकिन ये बोला है कि ये दोनों भी एसएचएम कर रहे हैं और दोनों की एसएचएम की आवृत्ति कितनी, 2 हर्ट्ज, 2 हर्ट्ज इसकी, 2 हर्ट्ज इसकी। तो ये कह रहा है कि प्रारंभ में दोनों को एक दूसरे की तरफ, एक दूसरे की ओर 1 मीटर विस्थापित किया जाता है। एक दूसरे की तरफ कितना, 1 मीटर विस्थापित किया, यानी कि इसको भी यहां से खींचा इधर, इसको भी यहां से खींचा इधर, 1-1 मीटर। और जब दोनों को 1 मीटर खींच करके छोड़ दिया तो ये क्या करने लगे, सरलावर्त गति, ऐसे ऐसे सरलावर्त गति करेंगे। तो ये पूछा है, तो क्या था, तो डिटेक्टर द्वारा सुनी गई एफ मैक्स तथा एफ मिनिमम ज्ञात कीजिए।
अब देखो एफ मैक्स और एफ मिनिमम कब होगी? मैक्सिमम कब होगी? जब दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे होंगे तब मैक्सिमम आएगी, ठीक है। और मिनिमम कब होगी? जब एक दूसरे से दूर जा रहे होंगे। क्लियर? जब एक दूसरे की तरफ आएंगे तो मैक्सिमम, और जब एक दूसरे की तरफ जाएंगे तो मिनिमम, है ना। और मैक्सिमम और मिनिमम के साथ साथ ही जब इनके वेग भी मैक्सिमम होंगे, इनके वेग अधिकतम होंगे, है ना। किनके? ए का, इसका स्रोत का वेग और डिटेक्टर का वेग भी जब अधिकतम होगा। कहां पर होगा अधिकतम वो वेग? जब वो अपनी मीन पोजीशन, माध्य अवस्था पर होंगे। उस समय पर हमें इनके क्या निकालने हैं? मतलब जब ये एसएचएम कर रहे हैं, मान लीजिएगा ऐसा पार्टिकल ये है, एसएचएम ये कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये इसकी माध्य अवस्था है। तो जब ये यहाँ पर एक दूसरे से दूर जा रहे होंगे, पास आ रहे होंगे मीन पोजीशन, तो यहाँ पर ए ओमेगा हो जाएगा। तो जब ये ए की वैल्यू कितनी दे रखी? 1 मीटर का आयाम हो जाएगा, और ओमेगा कितना हो गया? 2 पाई एफ, 2 × 3.14, एफ कितना दे रखा? 2 हर्ट्ज, तो 12.56 ओमेगा इतने आ गया, ठीक है, इतने रेडियन पर सेकेंड आ गया। अच्छा, तो v कितना आ गया मैक्सिमम? v मैक्सिमम कितना हो जाएगा? a ओमेगा। तो a ओमेगा इसकी होगी, a ओमेगा इसकी होगी, लेकिन ये पास में आ रहे होंगे तो सबसे ज्यादा ध्वनि सुनाई देगी, और जब दूर जा रहे होंगे तो सबसे कम सुनाई देगी, है ना। a ओमेगा कितना आ जाएगा भाई? a की वैल्यू 1, ओमेगा की वैल्यू 12.56, तो यानी कि v आ गया 12.56 मीटर पर सेकेंड। तो जब एफ मैक्स की बात की जाएगी, एफ मैक्स बराबर क्या होगा? v, यहां पे भी v। अच्छा, ध्वनि की चाल 330 ले लो, ध्वनि की चाल, ध्वनि की चाल v बराबर, इसमें दे रखी है 340 मीटर पर सेकेंड, ये गिवन है। अच्छा, अब v f देखो मैक्सिमम करना, तो नीचे की चीज कम होनी चाहिए और ऊपर की ज्यादा। ऐसा कब होगा? ऐसा कभी होगा जब दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हों। तो यहां से ध्वनि, ये तो ध्वनि होगी, और vs ये हो गया, और v0 ये हो गया इस तरफ, ये भी इस तरफ, ठीक है। सोचो, ये और ये v और vs एक ही तरफ है तो माइनस a ओमेगा, और ये v और ये भी एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो प्लस a ओमेगा, ऐसे लिखा जा सकता है ना। तो यहाँ पे वैल्यू रखो और आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आप सोल्व कर लेंगे, 340 प्लस 12.56, 340 माइनस 12.56 इंटू आवृत्ति दे रखी 300, ये सोल्व करके आएगा 323 हर्ट्ज। तो उसको आवृत्ति 300 से 323 सुनने लगेगी, ज्यादा सुनने लगेगी, है ना। तो ये तो डॉपलर इफेक्ट है। अच्छा, अब कम की बात करें तो कम की बात के लिए क्या होगा भाई? जब ये इधर जा रहा होगा, ये भी इधर जा रहा होगा, Vs बराबर a ओमेगा और V0 बराबर a ओमेगा। लेकिन ध्वनि तो इधर चलेगी, ध्वनि तो डिटेक्टर की तरफ ही चलेगी, डिटेक्टर की तरफ ही जाएगी। डिटेक्टर D मान लो, ऑब्जर्वर मान लो, है ना। तो उसमें आपके पास क्या फॉर्मूला बनेगा मिनिमम का? V जब ये एक दूसरे के अपोजिट है तो जुड़ जाएंगे, a ओमेगा, और ये एक दूसरे की तरफ है तो घट जाएंगे, और कम भी हो जाएगी आवृत्ति, मिनिमम हो जाएगी। तो यहां पर आ जाएगा 340 माइनस 12.56, 340 प्लस 12.56 इंटू 300, सोल्व करके आ जाएगा 278.6 हर्ट्ज, ये एफ मिनिमम आ जाएगी। इस तरीके से इसमें मतलब हमने क्या करा, डॉपलर इफेक्ट में एसएचएम भी जोड़ दी, है ना। अगर एसएचएम का ज्ञान होगा तो आप डॉपलर इफेक्ट का ये सवाल भी कर सकते हो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं इस तरह का ही, जो कि एसएचएम से भी रिलेटेड है और अपना डॉपलर इफेक्ट से भी रिलेटेड है। इसमें अच्छी बात है ना, तो कोई टाइम लैग कंसिडर करना है, टाइम का कोई कंसिडरेशन, थोड़ा सा आसान क्वेश्चन है। टाइम लैग नहीं कंसिडर करना कहीं पर भी, और बहुत दूरी पर है तो इसका मतलब कोई एंगल का कंपोनेंट भी नहीं लेना, सबके सब एक ही लाइन में मान सकते हैं, क्योंकि बहुत दूर है। अनंत पर मान लो ये डिटेक्टर, ये सोर्स है जो कि घूम रहा है 10 रेडियन पर सेकंड से। पहले क्वेश्चन को समझेंगे। एक सोर्स इस पे घूम रहा है 10 रेडियन पर सेकंड पर, रेडियस 3 मीटर है इसकी, ठीक। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जो सोर्स की स्पीड है Vs,
क्या मैं बोल सकता हूँ आर ओमेगा से 3 इंटू 10 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक। और सोर्स प्रारंभ में यहां है, सोर्स प्रारंभ में यहां पर है, तो जब ये यहां पर है उस समय डिटेक्टर यहां है। डिटेक्टर समझते हो, डिटेक्टर का मतलब प्रेक्षक, ऑब्जर्वर या फिर कोई माइक समझ लो जिसमें आवाज जो है सुनी जाएगी। तो बी पर डिटेक्टर है और ये भी क्या कर रहा है, एसएचएम कर रहा है जिसका आयाम 6 मीटर है, जिसका आयाम 6 मीटर दे दिया, दोनों कर रहा है 6 मीटर के। तो इसकी आवृत्ति दे रखी 5/पाई प्रति सेकंड। तो इसका आवृत्ति ओमेगा में डैश में क्या हो जाएगी, ओमेगा डैश बराबर 2 पाई इंटू एफ। एफ कितना 5/पाई, पाई से पाई कट जाएगा तो इसकी आ गई 10 रेडियन पर सेकंड। तो यानी कि इसकी आवृत्ति ये है, ठीक है। तो इसकी आवृत्ति आ गई। तो अगर मैं बोलूं कि इसकी स्पीड क्या होगी, अगर मैं बोलूं कि स्पीड ऑफ वीओ या डिटेक्टर की कह सकते हैं, डिटेक्टर दैट इज वीओ है ना, वी डिटेक्टर का मतलब वीओ ऑब्जर्वर। तो वो क्या है, वो हो गया आपकी ए ओमेगा। ए कितना दे रखा 6, ओमेगा कितना आ गया इसका भी 10 आ चुका। ओमेगा डैश है ना इसमें, तो है ना भाई, ओमेगा डैश लिखेंगे इसको, तो आ गया 60 मीटर पर सेकेंड। अब ये बोला गया है कि भाई आपको एफ मैक्स एंड एफ मिनिमम डिटेक्टर द्वारा सुनी गई कितनी होगी, डिटेक्टर द्वारा सुनी गई कितनी होगी, कितनी होगी, डिटेक्टर द्वारा एफ मैक्स एफ मिनिमम कितनी होगी ये निकालना है। तो सोचो कब उसे अधिकतम सुनाई देगी, जब ये यहां पर है, ये यहां पर है, तो अभी तो यहां पर इसकी स्पीड इस तरफ है जो कि इसके 90 डिग्री पर है, तो जो भी फ्रीक्वेंसी यहां से छोड़ेगा वो इसको पूरी की पूरी सुन जाएगी, कोई चेंज नहीं पता लगेगा। तो मैक्सिमम कब सुनाई देगी, मैक्सिमम तब सुनाई देगी जब ये दोनों एक दूसरे की तरफ होंगे। मिनिमम तब जाएंगे जब एक दूसरे से दूर होंगे। सोचो जब ये यहां से यहां होगा और ये यहां से यहां होगा तो कौन सी आवृत्ति सुनाई देगी, मिनिमम, क्योंकि यहां पे इसकी स्पीड भी मैक्सिमम हो चुकी होगी। ये कौन सी स्पीड है इसकी, वी नॉट की मैक्सिमम। इससे पहले वाले सवाल में तो हमने यही किया था मैक्सिमम स्पीड की बात करनी, क्योंकि हमें मैक्सिमम की बात और मिनिमम की बात करनी। तो जब ये मैक्सिमम स्पीड से यहां जा रहा होगा और ये अपनी वीएस की स्पीड से यहां आ रहा होगा तो यहां पे क्या सुनाई देगी, यहां पर सुनाई देगी मिनिमम फ्रीक्वेंसी। और जब ये घूम करके यहां पहुंच जाएगा तब तक ये घूम करके, चूंकि दोनों की आवृत्ति सेम है, तब तक ये घूम करके यहां से चल करके यहां पर आ जाएगा, है ना, ये जाएगा ऐसे और ऐसा आ जाएगा यहां पर इस तरफ। तो एफ पर सुनाई देगी मैक्सिमम और यहां पर सुनाई देगी मिनिमम, दैट इज इंपॉर्टेंट। जब ये एफ पर होगा तो मैक्सिमम सुनाई देगी, ई पर होगा तो मिनिमम सुनाई देगी। तो उस समय आप इसको लिख सकते हैं एफ मैक्स एट एफ। जब एफ पर होगा तो v अपॉन v, बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह समझ सकते हैं। और यहां पर चूंकि इसके साथ vs है इधर और साउंड की स्पीड भी इधर है, दोनों एक ही तरफ है, तो यहां पर माइनस की vs करेंगे और ऊपर प्लस के v नोट करेंगे, क्योंकि उस समय ये इधर आ रहा होगा, उस समय ये इधर आ रहा होगा, ठीक है। तो ये आपके पास इंटू एफ। अच्छा, इसकी आवृत्ति दे रखी है स्रोत की 340 हर्ट्ज, यह आवृत्ति जीवन है। तो 340 हर्ट्ज और ध्वनि का वेग कॉमन है, ये आपका वी ध्वनि 330 हर्ट्ज, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो 330 प्लस ऑब्जर्वर 10 नहीं, ऑब्जर्वर की 60 अपॉन 330 माइनस 30 इंटू 340, दिस इज 442 हर्ट्ज। अब एफ मिनिमम एट ई पर सुनाई देगी मिनिमम, तो क्या फॉर्मूला बनेगा, वी माइनस वी नॉट अपॉन प्लस वी एस इंटू एफ, यही तो बनेगा। 330 माइनस 60, 330 प्लस 30 इंटू 340, ठीक है भैया, लिखना हम सब सीख चुके हैं पहले ही, तो आ जाएगा 255 हर्ट्ज। इतनी सुनाई देगी मिनिमम और इतनी सुनाई देगी मैक्सिमम। तो
तो ये ध्यान रखना, मैं कोई एंगल कुछ नहीं लिया, टाइम लैग नहीं लिया। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही दे दिया बहुत दूरी पर है, बहुत ज्यादा दूरी पर होते हैं तो एक ही लाइन मान लेना है हर जगह। हर्ष को बिल्कुल बिंदु स्रोत मान सकते हैं, पूरे रिंग को एक पॉइंट स्रोत मान सकते हैं, तो उससे सारी दूरियां एक ही लाइन में मानेंगे, तो सारी वेग एक ही लाइन में मान लग सकते हैं, या तो विपरीत या एक तरफ, है ना। चलिए, हमने ऐसे सारे केस पढ़ लिए हैं जिनमें हमारे पास स्रोत और प्रेक्षक इनके वेग नियत थे, कांस्टेंट वेग से चल रहे थे। लेकिन क्या एक्सेलरेटेड भी हो सकते हैं, त्वरित गति भी हो सकती है? यस, त्वरित भी तो हो सकते हैं। हालांकि आपके केस में बहुत ही कम चांस है कि त्वरित गति वाले सवाल आए, लेकिन हो सकते हैं, तो उनको सोचने का तरीका समझ ले। क्या होता है, एक सवाल मैं कराऊंगा भी उसके ऊपर, लेकिन बहुत ही कम चांस होते हैं कि त्वरित गति के क्वेश्चन आए। तो अगर त्वरित गति हो रही है तो जो फॉर्मूले हमने लिखे हैं अपरेंट या आभासी आवर्ती के, उन आवर्तियों में जो वेग है, तो वो जो वेग लेने हमें उसी इंस्टेंट पर लेने हैं जिस इंस्टेंट पर हमें सुनाई दे रहे हैं। ठीक है, जिस इंस्टेंट पर हमें वेग, जिस इंस्टेंट पर हमें सुनाई दे रही है उस इंस्टेंट के ही वेग हमें लेने हैं। अगर टाइम लैग कंसिडर नहीं किया जाए, या जिस इंस्टेंट पर उसने छोड़ी है आवर्ती को वो वाला वेग लेना है, और जिस इंस्टेंट पर सुना गया है वो वाला वेग लेना है ना। तो यानी कि वो वाले अक्षर या वो वाला समय हमें पहले पता होना चाहिए। ठीक, तो यानी कि त्वरित गति में हमें जो वेग लेने हैं, अगर मैं टाइम लैग कंसिडर ना करूं तो उसी क्षण के वेग लेने हैं जिस क्षण पर हमें आवर्ती छोड़ी और सुनी गई। क्योंकि अगर टाइम लैग कंसिडर करेंगे, टाइम का गैप भी कंसिडर करेंगे, तो छोड़ने वाला समय और सुनने वाला समय अलग अलग होता है ना। तो लेकिन वो भी फिर हमें त्वरित गति के हिसाब से गति के समीकरण लगा और सोल्व कर लो, उसमें कोई मुश्किल काम नहीं होता। तो मैं इन शॉर्ट में आपसे बोलूंगा कि भाई वेग आपके उसी इंस्टेंट पर लेने हैं जिस इंस्टेंट पर आपसे सवाल में पूछा गया है। ठीक है, तो इतना सा अंतर है। तो मैं एक एग्जांपल समझा देता हूं कि सारे फॉर्मूले बिल्कुल वैलिड होंगे, लेकिन वेग हमें वो वाले लेने हैं जिस इंस्टेंट पर आपसे बात की जा रही है, जहां पर आपसे पूछा गया है, तो वो समय भी निकालना पड़ेगा। अब देखो, इस सवाल में बोला कि एक स्पीकर है जिसको मैं ड्रॉप कर दिया 20 मीटर की ऊंचाई से, 20 मीटर की ऊंचाई से हमने इसको ड्रॉप कर दिया, और उसकी आवृत्ति 700 हर्ट्ज है। जितनी आवृत्ति की ध्वनि सुनाई दे रहा है, ध्वनि का चाल 330 मीटर पर सेकंड ले लिया। ध्वनि स्रोत के जमीन से टकराने से पहले प्रेक्षक ओ, ये है प्रेक्षक ओ, द्वारा सुनी गई आवृत्ति ज्ञात करो। अब जब ये यहां पर पहुंच जाएगा, जब ये यहां पर पहुंच जाएगा, तो क्या यहां पर आते आते इसका कुछ वेग हो चुका होगा, ये स्रोत का वेग होगा। क्या ये Vs इक्वल टू यू प्लस ए टी के हिसाब से, जी टी के हिसाब से कह सकते हैं, तो यू 0 जी इंटू टी। लेकिन यहां से यहां तक आने में कितना समय लगा ये तो नहीं पता हमें। यहां से यहां तक आने में स्रोत का वेग ये होगा, यहां तक आने में, और प्रेक्षक ये है, तो ध्वनि का वेग ऊपर ही रहेगा, ध्वनि तो ऊपर ही रहेगी, तो ध्वनि ऊपर ही रहेगी, और इसको यहां तक आने में जो समय लगा वो हम निकाल सकते हैं, है ना। सोचो u बराबर 0 से गिराया, इसका वेग तो हम निकाल लेंगे, लेकिन चूंकि हाइट दे रखी, क्या इस समय निकालना कोई मुश्किल काम है? क्या समय को हम ऐसे भी निकाल सकते थे, 2h बाई जी, 2h बाई जी, तो 2 इंटू एच कितना 20 मीटर और जी कितना 10, इससे ले लेंगे, ये कितना आ गया 2 सेकंड, 2 सेकंड आ गया ये, है ना। यानी कि 2 सेकंड लगे इसको यहां तक आने में, तो स्रोत का वेग कितना आ गया 10 इंटू 2 दैट इज 20 मीटर पर सेकंड। और इसकी दिशा किधर है, नीचे की तरफ है। ध्वनि तो ऊपर जाएगी, ये ध्वनि है, ये ध्वनि है, जब ये नीचे गिर रहा है ध्वनि तो उसके पास ही पहुंचेगी, ध्वनि इसको सुनाई देगी कुछ और। तो हमें जब ये यहाँ पर गिरा तो उसमें 2 सेकंड में पहुंचा, तो 2 सेकंड पे इसका वेग निकाल लिया। तो ये मैं बताना चाह रहा हूं कि उसी समय पे वेग निकाल लो जिस समय पे वो स्रोत जहां पर है। ठीक है, तो ये वेग निकाल लिया। अगर मैंने टाइम लैग नहीं कंसिडर किया, क्योंकि 20 मीटर बहुत ज्यादा दूरी नहीं है, तो टाइम लैग की जरूरत नहीं पड़ेगी। टाइम लैग कहाँ होगा कहाँ नहीं, ये डिपेंड करता है डेटा पर, कि डेटा कितना है। सोचो 20 मीटर के लिए क्या टाइम लैग लगेगा, इतनी फास्ट स्पीड चलती है ध्वनि। तो अब बात करते हैं कि भाई फिर फॉर्मूला क्या लगेगा हमारे पास, तो फॉर्मूला लग जाएगा F इक्वल टू F जितनी भी सुनाई देगी, FO बराबर V अपॉन T, तो रेस्ट पर ही है, ये रेस्ट पर है, तो भाई ये V प्लस VS, V प्लस VS कैसे जाएगा, ये स्रोत इधर ये इस तरफ विपरीत है ना, तो प्लस VS आ जाएगा इंटू F। तो ये ऑब्जर्वर को सुनाई देगी, ये 330 है, 330 प्लस 20 इंटू F कितना है 700, तो F बराबर 330 700 डिवाइड बाय 350, ये 2 बार कट जाएगा,
तो ये एफओ आ जाएगा 660 हर्ट्ज, तो इतनी सुनाई देगी। ठीक, तो ये भी हो सकता है कि भाई ये भी चल रहा हो, ये भी ऊपर जा रहा हो, ये भी छोड़ दे, तब भी हो सकता है। तो उस समय फिर आपको उसी के हिसाब से सवाल करना है, तो उसी लेवल का बढ़ जाएगा, है ना। लेकिन त्वरण वाले जो क्वेश्चन है उनके चांसेस बहुत कम होते हैं, बट अगर आ जाए तो कोई मुश्किल नहीं है। जिस समय पूछा उसी समय पर आप त्वरण का यूज करके वेग निकाल लो और वेग को यूज कर लो इन फॉर्मूलों में। ओके, तो यहां पर ध्वनि का चैप्टर, ध्वनि तरंगों का चैप्टर पूरी तरह कंप्लीट हो गया है। अब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू। अब हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, फ्लूइड मैकेनिक्स। तो प्यारे बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि आपको किसी भी टॉपिक के लाइव डिस्कशन, वीडियो लेक्चर या स्टडी मटेरियल की जरूरत है, तो कृपया आप हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 18002121 799 18002121 799।